भोपाल की त्विषा शर्मा की रहस्यमयी मौत का जो केस है अब वो ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई कहानियां इसके अंदर सामने आ रही हैं और परिवार के अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और इस पूरा केस का जो मामला है वो कहीं ना कहीं आपस में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस पूरे केस के ऊपर अपडेट की बात करें तो त्विषा की PM2 यानी कि पोस्टमार्टम सेकेंड की रिपोर्ट आनी बाकी है और इसके अलावा बात करें तो इस पूरे केस की टाइमलाइन की तो जो समर्थ है त्विषा के पति वो शुरुआत में पहले गायब हो चुके थे, फिर उसके बाद जो है वो अचानक एक दिन पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देते हैं और इसके अलावा परिवार के जो रोज अलग अलग बयान आ रहे हैं उसकी वजह से एक केस जो है लट्टू की तरह गोल गोल खाली घूमता जा रहा है और इस पूरे केस को अब सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं अब इस पूरे केस की बागडोर सौंपी गई है CBI के हाथों में। तो अब CBI जो है इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो कन्फ्यूजन है उसको और ज़्यादा सही करने के लिए, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे ट्विस्ट को हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के क्राइम रिपोर्टर अभय पराशर जी। अभय जी हमें बताएंगे कि आखिर इस पूरे केस के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, अभी तक क्या क्या अपडेट्स रही हैं, क्या क्या टाइमलाइन है इसकी और फिर आगे CBI के हाथों में जब ये केस आ चुका है तो फिर क्या क्या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो होगा। अभय जी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर इस पूरे केस की टाइमलाइन क्या थी, तो वहां से हम शुरू करते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले 12 तारीख की ये पूरी घटना है। 12 मई को भोपाल के अंदर जो कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन है, इसी इलाके के अंदर त्विषा और समर्थ का घर है जहां पर वो शादी के बाद रह रहे थे। 12 तारीख को संदिग्ध हालत में बॉडी मिलती है। बॉडी मिलने के बाद जब सवाल इस केस पे खड़े होने शुरू होते हैं, क्योंकि फैमिली हाई प्रोफाइल है, समर्थ की जो माँ है वो रिटायर्ड जज हैं, समर्थ वकील है, तो इन्हीं चीज़ों को लेते हुए मामला बहुत लंबा खिंचता है और जो पोस्टमार्टम हुआ, जो पहला पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी तमाम तरीके के सवाल परिवार की तरफ से खड़े किए गए। यही वजह है कि पहले दोबारा से पोस्टमार्टम की अर्जी जो है वो कोर्ट में गई, वो खारिज हुई, लेकिन फिर से पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ। तो ये शुरुआत की टाइमलाइन है जब तक CBI के पास ये मामला नहीं पहुंचा था। अभय जी आपने 2 लाख रुपए की बात की, तो जो समर्थ के परिवार के ऊपर जो है ये आरोप लग रहे हैं कि 2 लाख रुपए की दहेज की मांग हुई है, तो आखिर इसके कितने ठोस सबूत मिले अभी तक? देखिए, सबूत अभी तक क्योंकि अब जांच जो है लोकल पुलिस के पास नहीं है। भोपाल पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी, मैं आपको बिल्कुल ये साफ कर दूं दर्शकों को कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। जो FIR दर्ज हुई है वो FIR एलिगेशंस पर है, जो त्विषा के परिवार के लोगों ने आरोप लगाए हैं संदिग्ध मौत के बाद। उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाए कि हमने 2 लाख रुपए शादी के दौरान दिए थे, उसके बाद हमें ताने मारे जाते थे कि तुमने गोल्ड की ज्वेलरी नहीं चढ़ाई। ये तमाम तरीके के एलिगेशंस हैं। मैं बार बार एलिगेशंस का शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था, ये अब क्योंकि नए तरीके से जांच जो है वो केंद्रीय एजेंसी CBI अब इसकी जांच कर रही है। जब फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें खंगाला जाएगा, बैंक अकाउंट्स चेक किए जाएंगे, जो बयान हैं चाहे वो त्विषा के परिवार के बयान हो या फिर समर्थ के बयान हो, समर्थ की माँ के बयान हो, उनको अब दोबारा से CBI ले रही है। तो अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि ये इस तरीके के एलिगेशंस जरूर लगे थे भोपाल पुलिस की FIR में। देखिए अभय जी जो पूरा केस है वो CBI के पास पहुंच चुका है, तो क्या शुरुआती जो पूरी जांच है उसमें कहीं ना कहीं कोई लापरवाही थी, ऐसी कोई बात थी या फिर जो फैमिली वाले थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे उनकी जांच से, तो उसके बाद CBI के हाथों में ये पूरा केस पहुंचा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इतना डिफरेंस ये सवाल खड़े कर रहा था। उसके बाद क्या लोकल पुलिस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि परिवार जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा जुडिशरी से जुड़ा हुआ ये पूरा परिवार है समर्थ का। तो इसी वजह से परिवार ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि भोपाल पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि त्विषा का परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा था। जिस तरीके से आपने देखा वो चैट सामने आए थे, वो त्विषा के परिवार की तरफ से दिए गए थे, जिसमें इस तरह की बातें थी कि मैं परेशान हो गई हूँ, जो अबॉर्शन की बात को लेकर उसमें तमाम तरह की बातें थी कि समर्थ कहता है कि ये बच्चा किसका है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर और उसके बाद जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के दौरान कुछ तस्वीरें परिवार की तरफ से शेयर की गई जिसमें यह कहा गया कि कुछ चोट लगी थी बॉडी पर, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पहला पोस्टमार्टम जो भोपाल पुलिस ने कराया था उसके अंदर दम घुटने से, फांसी लगाने से मौत की बात सामने आई। तो उस पर परिवार को विश्वास नहीं था। परिवार का ये कहना था कि मजबूर किया गया, मारपिटाई की जाती थी और यही एलिगेशंस थे जो इस केस को, क्योंकि परिवार सेटिस्फाई नहीं था, मामले ने तूल पकड़ ली थी। जो भोपाल पुलिस है, कटारा हिल्स जो पुलिस स्टेशन है, उनकी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े होने लग गए थे। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने CBI को ये पूरा मामला रिकमेंड किया।
देखिए अभय जी, आपने थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि आप बार बार एलिगेशन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के अलावा जो है अबॉर्शन के एलिगेशंस भी लगे इस पूरे केस के अंदर। तो आखिर इसके अंदर कितने ठोस सबूत थे या फिर क्या इसके पीछे की सच्चाई क्या है? और फिर अब जब सीबीआई के हाथों में पूरा मामला चला गया तो इसके पीछे पूरा एक्ट क्या है, वो भी सारी चीज़ें समझा दीजिए। देखिए, अभी जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भोपाल पुलिस की जो एफआईआर है, भोपाल पुलिस ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की थी अब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भोपाल पुलिस से ये पूरा का पूरा मामला अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। हालांकि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो प्रक्रिया ही यही है कि लोकल पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसको री रजिस्टर किया जाता है। एफआईआर री रजिस्टर कर ली गई है, उसमें भी एलिगेशन वही है, वही 2 लाख रुपए की बात, वही 2 लाख रुपए देने के बाद ज्वेलरी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो तमाम बातें हैं। जहाँ तक आपने बात की, जो मैसेज वायरल हुए थे जिसके अंदर अबॉर्शन की बात है, जिसमें ये एक मैसेज है कि समर्थ कहता है कि ये बच्चा किसका था, इन तमाम तरह की बातें जो हैं। तो ये जो मैसेजेस हैं, क्या ये ओरिजिनल है? एलिगेशंस की जिस तरह से कितने ठोस हैं, इनको लेकर ये परिवार ने दिए, तुषा के परिवार के लोगों ने दिए। तो आज सीबीआई की जो अभी की जो अपडेट है, तुषा के परिवार से भी सीबीआई सवाल जवाब कर रही है, उनके पिता से, उनके भाई से, साथ ही समर्थ को लेकर, और समर्थ की मां के आज बयान दर्ज किए गए जो कि फॉर्मर जज रह चुकी हैं। इनको उसी स्पॉट पर, उसी कमरे में ले जाकर आज सीबीआई ने पूरा जो क्राइम ऑफ सीन था उसकी तहकीकात की है। तो अब चाहे हम फाइनेंशियल ट्रेल की बात करें, जिस तरह के जो दहेज टाउरी के आरोप लग रहे हैं कि कितने पैसे दिए गए, या फिर ये मैसेजेस की बात करें, मोबाइल फ़ोन तुषा का, समर्थ का, समर्थ की मां का, क्योंकि ये भी एलिगेशंस आ रहे थे कि इस संदिग्ध मौत के बाद आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को बुलाने की बजाय 40 कॉल्स किए गए, 40 कॉल्स की बात सामने आई। तो ये जो एलिगेशंस हैं, इसमें मनी ट्रेल, अकाउंट्स चेक किए जाएंगे कि क्या कोई वाकई में ट्रांजैक्शन हुई थी, जो मैसेजेस थे उनकी चेकिंग की जाएगी। इसीलिए सबके फ़ोन को फिलहाल जो भोपाल पुलिस ने सीज किया हुआ था उनकी कस्टडी अब सीबीआई ने ले ली। देखिए अभय जी, लगातार इस पूरे केस में जो है शुरुआत से लेकर अभी तक जो है पूरे केस में लगातार आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कई सारे स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो रहे हैं, सीडीआर भी वायरल हो रहे हैं। तो आखिर इस पूरी चीज़ जो हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और ये सीडीआर, ये कितनी हेल्पफुल होंगे सीबीआई जांच में और ये कितना मदद करेंगे इस केस को कहीं ना कहीं किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए? देखिए, बिल्कुल सबसे अहम ये तमाम फैक्टर्स होते हैं। कहीं भी कोई संदिग्ध मौत का मामला सामने आता है तो उसमें पता लगता है कि मरने से पहले ये शख्स कहाँ पर गया था, उसकी लोकेशंस क्या थी। जैसा कि एक सीसीटीवी और निकल कर सामने आया जिसमें एक सैलून का सीसीटीवी था उसी दिन का जिस दिन ये संदिग्ध मौत हुई थी। कहाँ पर वो शख्स गया, उसने पहले अपने परिवार से क्या बातें की, क्या मैसेजेस भेजे, जब मैसेजेस भेजे गए तो परिवार का क्या रिस्पॉन्स था, साथ ही सीडीआर किस किस से कॉल्स की, अगर जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, समर्थ ने किस किस से बात की, समर्थ इतने दिन तक कहाँ पर रहा, वो हालांकि अपने क्या क्या लीगल पॉइंट जो है उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि अरेस्टिंग से पहले क्या उसे अग्रिम जमानत मिल सकती थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर सबके सीडीआर, सबके मोबाइल फ़ोन्स और जिन चैट्स की आपने बात की, इन सब की बाकायदा फॉरेंसिक जांच होगी। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम गई थी जिन्होंने दूसरा पोस्टमार्टम करा, वो दिल्ली एम्स अस्पताल के जो फॉरेंसिक हेड हैं उनके नेतृत्व में डॉक्टर सुधीर हैं, उनकी एक टीम गई थी जो कि जाँच करके वापस आ चुकी है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, साथ ही क्योंकि एलिगेशंस पहले पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के ऊपर थे तो दोबारा पोस्टमार्टम हो गया है। जिसके फ़ोन में जो सबूत मिलेंगे उनको बाकायदा जो CFSL है यानी कि सेंट्रल जो फॉरेंसिक लैब है वहाँ पर भेजा जाएगा। उसके बाद पता लगेगा कि क्या ये स्क्रीनशॉट सही है, एलिगेशन सही है, क्या पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था। इन तमाम चीज़ों की फिलहाल जाँच की जा रही है। जैसे कि आपने बताया, अभी इस पूरे केस के अंदर जो है परिवार कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी नहीं है और पोस्टमार्टम जिसके बाद हुआ और इसके अलावा जो सीबीआई की जांच हो रही है उसके बाद सीबीआई के हाथों में ये केस तभी पहुंचा। तो लेकिन किस स्पेशल एक्ट के तहत, मैं चाहता हूं कि आप वो स्पेशल एक्ट भी बताएं और साथ ही साथ उसकी डिटेलिंग में भी जाएं हम और उसके अंदर तहकीकात भी करें कि वो एक्ट क्या है जिसके तहत ये जो पूरा केस है ये सौंपा गया है सीबीआई को। देखिए, किसी भी जांच अगर किसी लोकल स्टेट के पास है, भोपाल में जैसे पूरा का मामला है, भोपाल में या किसी भी राज्य पुलिस की अगर कोई किसी केस की लोकल पुलिस जांच कर रही है, उसको 2 तरीके से दूसरी एजेंसी को दिया जाता है। पहला तरीका ये होता है कि अगर परिवार के लोग सेटिस्फाइड नहीं है, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ऑर्डर करता है और ज़्यादातर केसों में ये हाई कोर्ट के पास जब मामला चला जाता है कि परिवार सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट ऑर्डर कर देता है। ऐसा बहुत सारे मामलों में हुआ है कि अब इसकी जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि ये लगता है कि लोकल पुलिस इन्फ्लुएंस होने के चांस होते हैं। केंद्रीय एजेंसी जिसके ऑफिसर दिल्ली से जाएंगे वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। दूसरा तरीका ये है, और दोनों ही तरीकों में ये DOPT एक्ट जिसकी आपने बात की वो इस्तेमाल होता है। अगर लोकल पुलिस ने कोई FIR दर्ज की है, वहाँ के जो LG हैं, जो वहाँ का मध्य प्रदेश सरकार है, उन्होंने अगर लिख कर दे दिया है कि अब इस केस की जांच, क्योंकि परिवार सेटिस्फाइड नहीं है, इसको केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाया जाए, तो
तो एक डीओपीटी एक्ट होता है, दिल्ली पुलिस स्पेशल अधिनियम एक्ट है। इस नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है, मिनिस्ट्री इसको जारी करती है, फिर ये जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनके पास ये नोटिफिकेशन आता है कि अब इस पर्टिकुलर केस की जांच जो पहले एक लोकल पुलिस कर रही थी हमें करनी है। उसके बाद लोकल पुलिस की टीम के पास सीबीआई की एक जो एसआईटी बनाई जाती है उसके ऑफिसर्स जाते हैं और उसी डीओपीटी एक्ट के तहत एक नई एफआईआर दर्ज की जाती है, जो वही एफआईआर होती है जो कि लोकल पुलिस ने दर्ज की होती है, उसको रजिस्टर किया जाता है। और ये सब कुछ चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर पर हो या फिर राज्य सरकार के जो रिकमेंडेशन है उस पर हो, इस एक्ट के तहत ही दिल्ली पुलिस स्पेशल अधिनियम जो है इसी के तहत आप एक एफआईआर को रजिस्टर करके दूसरी एजेंसी जांच शुरू कर सकती है। देखिए आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि त्विषा के मौत से रिलेटेड जो है हमने सीबीआई जांच के सबसे बड़े बड़े पॉइंट्स जो हैं 14 पॉइंट्स हमने यहाँ पर तैयार किए हुए हैं कि सीबीआई ने अपने हाथों में अब इस पूरे केस की जो है वो जांच की जो है उनके पास सौंप दी गई और सीबीआई ने अब एफआईआर को रजिस्टर भी कर दिया गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप बता दें कि किन किन धाराओं में इस केस को दर्ज किया गया और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन धाराओं के अंदर जो है इस पूरे केस को दर्ज किया गया है। तो अभय जी आप एक बार हमारे दर्शकों को जो है एक बार समझा दें कि आखिर ये धाराएं क्या हैं और किन किन धाराओं के तहत जो है इस केस को रजिस्टर किया गया। देखिए, जो भोपाल पुलिस की एफआईआर थी उसके अंदर भी डाउरी हत्या के तहत जो सेक्शंस लगाए गए थे वो दहेज निषेध अधिनियम है, वही सेक्शंस जो हैं वो सीबीआई ने लगाए हैं उसी एफआईआर को, क्योंकि रजिस्टर किया गया है। तो धारा 3 और धारा 4 ये दहेज निषेध अधिनियम के अंदर आती है, जिसकी जांच जो है लोकल एसडीएम भी करता है अगर इस तरह की जांच होती है। जो बीएनएस की धाराएं हैं, क्योंकि एलिगेशंस लगे हैं कि खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया, कॉमन इंटेंशन थी। कॉमन इंटेंशन किस किस की थी? जिस तरीके के आरोप हैं, जो एलिगेशंस हैं वो लगाए गए हैं समर्थ पर और समर्थ की मां पर कि वो प्रताड़ित करते थे, तो वो धारा है 3/5 कॉमन इंटेंशन के तहत। और जो दहेज की धाराएं हैं उन्हीं सेक्शंस के तहत सीबीआई ने भी एक फ्रेश एफआईआर को दर्ज किया है, उसे रजिस्टर करना कहते हैं। और इन्हीं आरोपों में कितनी हकीकत है, क्योंकि ये जो आरोप हैं ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, इनमें कितनी सच्चाई है उसी के जवाब फिलहाल सीबीआई ढूंढ रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के तहत इस पूरे केस को रजिस्टर किया गया। इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि आप ये भी बता दें कि कटारा हिल्स के थाने में जो एफआईआर हुई थी उसे सीबीआई ने रजिस्टर किया, तो आखिर उसका एफआईआर नंबर क्या था और फिर इस पूरे केस की शुरुआत कब हुई? देखिए, इस पूरे केस की शुरुआत 25 तारीख को कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में थाने के अंदर, जो कि भोपाल के अंदर है, वहाँ पर इन्हीं धाराओं के तहत, जिसमें दहेज अधिनियम, साथ ही खुदकुशी ले उकसाना, ये सारी सेक्शंस लगाए गए। अब क्योंकि ये पूरा मामला, इसका स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया, सीजीआई ने भी इसमें बहुत सारे कमेंट किए हैं जिनकी चर्चा आप आगे करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जब डीओपीटी एक्ट निकला, राज्य सरकार ने जब रिकमेंडेशन करा, ये फ्राइडे को, जहाँ तक मेरा ख्याल है फ्राइडे को, शुक्रवार को ये रिकमेंडेशन जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया। सैटरडे संडे था, डीओपीटी एक्ट जारी हुआ। मंडे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर बता दिया कि अब जांच जो है वो सीबीआई करेगी। शाम को ही तकरीबन 8:30 बजे के आसपास सीबीआई ने ये एफआईआर रजिस्टर कर ली, क्योंकि सीबीआई की एक स्पेशल टीम, जिसमें एक एसपी हैं राजवीर, साथ ही एक डिप्टी एसपी हैं, वो पहुंचे कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन। वहां पर पहुंचने के बाद लोकल पुलिस से तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये एफआईआर नंबर है सीबीआई का RC05222026S0004। जी, एलिगेशंस वही हैं, एफआईआर वही है, लेकिन अब ये सीबीआई की एक नई एफआईआर बनकर तैयार हो गई है और 25 मई को जो है ये पूरा का पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर कई सारे कमेंट्स भी किए हैं और उसमें से एक कमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, जो कि मैं चाहता हूं कि दर्शकों को बताएं। तो इसको लेकर कई सारी टिप्पणियां हो रही हैं, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई ने जो कमेंट किया उसकी मुख्य बातें क्या हैं, ये भी आप ज़रा दर्शकों को समझा दें। देखिए, सीजीआई ने जो कमेंट किया वो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे पहले तो उसमें ये कहा गया कि जो दोनों ही पार्टी हैं, चाहे वो त्विषा के परिवार के लोग हों या फिर वो समर्थ के परिवार के लोग हों, अगर आपको अपनी कोई बातें बतानी है, कोई आपके पास सबूत हैं, एविडेंस हैं, तो आप उनको सीधा केंद्रीय जांच एजेंसी के पास जाकर शेयर करें, ना कि मीडिया के सामने अलग अलग तरीके के बयान दें, क्योंकि उससे परसेप्शन बनेगा, अलग अलग तरह की अफवाहें फैलेंगी। तो इनसे बचने के लिए मीडिया से भी अनुरोध किया है और साथ ही परिवार के लोगों से बात की है। और जहाँ तक स्पेशल कमेंट की बात है, उसमें सीजीआई ने साफ तौर पे कहा है कि तलाकशुदा बेटी कहीं बेहतर है एक मरी हुई बेटी से। तो ये मैसेज जो है अपने आप में माँ बाप के लिए सोचने वाला मैसेज है। इस पूरे केस में जो है जांच अधिकारियों की भी काफ़ी बात हो रही है, तो आखिर कौन कौन से जांच अधिकारी जो थे इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो भी ज़रा आप बता दें यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल, डीएसपी निशु कुशवाहा, ये दिल्ली में एसआईटी की जो टीम बनाई गई है, दिल्ली के अंदर पोस्टेड है सीबीआई हेडक्वार्टर में। इसके साथ ही जो एसपी हैं, डीएसपी इस केस के आईओ हैं, यानी कि अब ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है इस पूरे केस की।
ये सर्वे सर्वा हैं, ये पूरी जांच करके आगे सौंपेंगे। जो एसपी हैं इस केस के वो राजबीर हैं, वो भी दिल्ली के अंदर ही सीबीआई के अंदर एक स्पेशल ऑफिसर हैं जिनको एक एसआईटी गठित करके वहाँ पर भेजा गया है। एसपी राजबीर सिंह के नेतृत्व में जो डीएसपी हैं निशु कुशवाहा, ये आईओ हैं और इस पूरे केस की जांच कर रहे हैं। देखिए, अब समर्थ ने भी जो है सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा PM2 की जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम जो सेकंड पोस्टमार्टम है, उसके रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब सीबीआई के हाथों में ये पूरा केस है, लेकिन व्हाट गोज़ नेक्स्ट, आखिर अगली चीज़ें क्या होंगी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इस पूरे केस में? देखिए, सीबीआई ने सबसे पहले जाकर तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए, एक नई एफआईआर रजिस्टर कर ली। इसके बाद जो दूसरा कदम था, और आज हमने देखा कि आज पहला दिन था सीबीआई जो स्पॉट पर पहुंची जांच करने के लिए, लेकिन आज ही सीधा क्राइम स्पॉट पर सीबीआई पहुंची, ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया गया। समर्थ को उस कमरे में ले जाया गया, समर्थ के बयान दर्ज किए गए, साथ ही समर्थ की मां के बयान दर्ज किए गए। समर्थ से ये भी पूछा गया कि इतने दिन वो कहाँ पर रहा, क्या कोई सबूत मिटाने की फिराक में तो वो नहीं था। ये सारी बातें हुई। इसके बाद तुषा के परिवार के पास भी टीम पहुंची। तुषा के पिता से, तुषा के भाई के जो बयान थे, उनका एक और रिलेटिव है जो उनका जीजा है, उन सब के बयान जो है वो सीबीआई ने रिकॉर्ड किए। तो सीबीआई अब इस जांच को आगे बढ़ा रही है। आगे जांच कैसे बढ़ेगी, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो सैंपल्स भेजे गए हैं, PM2 जो है उसका इंतज़ार करना होगा। इसके साथ ही जो चोट के तमाम जो आरोप थे, एलिगेशन थे, वो क्या पहले पोस्टमार्टम से अलग रिपोर्ट आती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो डाउरी के तमाम आरोप लग रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन सीज किए गए हैं, जो स्क्रीनशॉट्स की बातें हैं, जो CDRs हैं, किसने किसको कॉल किया, इन तमाम चीज़ों को CFSL में जांच के लिए भेजा गया है। उनको जब्त पहले ही कर लिया गया था। अब उनमें क्या नई फाइंडिंग्स आती हैं, क्या जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सच है या नहीं, जब जांच आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से इन तमाम बातों को, तमाम तथ्यों को चार्जशीट के तौर पर कोर्ट के अंदर सीबीआई रखेगा। देखिए, फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आती है। उसके बाद जो है परिवार ये कहता है कि हम इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। इनफैक्ट वो ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि तुषा के जो शरीर पे कहीं ना कहीं कुछ निशान है, जिसके बाद PM2 के लिए, यानी कि पोस्टमार्टम सेकंड के लिए, जो अब इस पूरे केस में तुषा की बॉडी दोबारा से उसकी पोस्टमार्टम हो चुकी है और अब होने वाली है, माफ़ कीजिएगा, और उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो इस पूरे केस के टाइमलाइन के अंदर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पूरे ये मार्क्स थे, आखिर इसके पीछे क्या कोई वायलेंस भी हो सकता है या फिर कहीं मारपीट के भी आसार आपको दिखाई देते हैं इसमें? देखिए, आरोप हैं, आरोप इसी तरीके के हैं क्योंकि हमने जो बयान देखे, सबसे पहले तुषा के पिता के उन्होंने बयान दिए, कुछ फोटोग्राफ्स निकल कर सामने आई जिसमें कुछ चोट के निशानों की बातें हो रही हैं। लेकिन निष्कर्ष पर इसलिए नहीं पहुंच सकते क्योंकि पहले पोस्टमार्टम से परिवार सेटिस्फाई नहीं था। अब दिल्ली एम्स के फोरेंसिक हेड के नेतृत्व में एक टीम ने दोबारा से पोस्टमार्टम किया है। भोपाल में जाने के बाद वो टीम वापस आ गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ चोट के निशान आते हैं, अगर इस तरह की बातें होती हैं, फिर इस केस को क्या किसी अलग पहलू पर ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी अटकलें इसमें नहीं लगाई जा सकती क्योंकि सीबीआई अभी इनिशियल तौर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह की कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती हैं वायलेंस की, तो उसी हिसाब से जो FIR है उसमें सेक्शंस को आगे ऐड किया जा सकता है। देखिए, इस पूरे केस में जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था उसमें एंटी मॉर्टेन हैंगिंग की पुष्टि की गई थी, तो आखिर ये क्या चीज़ होती है, ये भी ज़रा आप बता दें। देखिए, नॉर्मल जब भी फांसी लगाई जाती है और फांसी लगाने के बाद कोई फांसी लगाता है, किसी का दम घुटता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि गले पर जो निशान होते हैं, फंदे के गले पर निशान है। हालांकि इसमें तमाम सवाल उठ रहे थे बेल्ट को लेके कि बेल्ट से इस तरह की फांसी नहीं लगाई जा सकती, तो लेकिन दम घुटने से और जो गले पर निशान थे उन्हीं को लेकर ये तमाम चीज़ें जो है निकलकर सामने आई थी, जिसमें ये निष्कर्ष आया था कि फांसी लगाने से और दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन उससे परिवार सेटिस्फाई नहीं था। जैसा कि आप सब स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि मृतका के परिवार ने, यानी कि तुषा के परिवार ने कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे। तो शादी के बाद लगातार दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा था। इसके अलावा जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अतिरिक्त 2 लाख रुपए मांगने के भी, दहेज मांगने के आरोप थे, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप थे, खर्च के लिए मायके से पैसे मंगवाने के भी आरोप लगे थे। इनफैक्ट कहीं ना कहीं इसमें ड्रग्स का भी एक एंगल सामने आया था। तो इन सारी चीज़ों पर आप क्या देखिए, ये भी मैं वही कहूँगा कि अभी एलिगेशंस हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या इस तरह का कुछ इंटेक हुआ था, क्योंकि CCTV फुटेज पहले के सामने आई कि वो पहले सैलून में गई हुई थी, फिर वो सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर नज़र आ रही हैं। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा कि ब्लड के अंदर क्या इस तरह का कुछ इंटेक के कुछ कण मिले हैं, कुछ सैंपल्स इस तरीके के हैं। तो क्योंकि फ़िलहाल ये पूरा मामला बहुत इनिशियल स्टेज पर है और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें किसी भी तरह की अटकलें नहीं लगाएं, तो क्योंकि इससे केस भटक सकता है, तो उसी का हमें इंतज़ार करना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जब एक पूरी मनी ट्रेल चेक की जाएगी, उससे बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। और क्या इस संदिग्ध मौत के बाद जिसको कॉल्स किए गए
किस किस को कॉल्स किए गए, क्या किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, केस के आईओ से क्या बातें हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी इंतजार करना होगा। और अब सीबीआई ने क्योंकि क्राइम स्पॉट की जांच कर ली है, बयान दर्ज किए हैं, सीबीआई की कस्टडी में समर्थ है, उनकी मां के भी बयान सीबीआई रिकॉर्ड कर रही है, तो उन्हीं चीज़ों से धीरे धीरे पड़तें इसकी खुलेंगी और जो फैक्ट्स होंगे वो सीबीआई कोर्ट के सामने रखेंगे। देखिए, पोस्टमार्टम 1 जो है उसमें जो पोस्टमार्टम हुई, तो उससे पोस्टमार्टम 2 जो PM2 होगा वो कितना ज़्यादा उसके अंदर जो बारीकी से पूरा केस के ऊपर जो जांच की जाएगी, और PM2 कितना अलग होगा, ये ज़रा आप बता दें। देखिए, जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था वो पोस्टमार्टम भोपाल पुलिस ने, वहीं का एक पैनल बना था डॉक्टर्स का, उन्होंने पोस्टमार्टम किया था, लेकिन तमाम तरीके के एलिगेशंस उसमें लगे। यही वजह थी कि कोर्ट ने ये एक सुनिश्चित किया कि दिल्ली एम्स अस्पताल की टीम जो है, क्योंकि परिवार भी ये मांग कर रहा था, जिसमें जो सुधीर गुप्ता हैं, फॉरेंसिक हेड हैं यहाँ के, उनकी एक टीम गई, उन्होंने दोबारा से बॉडी के जो तमाम सैंपल्स हैं, जिसमें विसरा भी होता है, बॉडी के अंदर क्या खाया, क्या पिया, क्या कोई चोट के निशान तो नहीं है, इन तमाम सैंपल्स को प्रिजर्व किया है। उन सैंपल्स की जांच जो है चल रही है, उसी से ये तमाम चीज़ें जो है साफ हो पाएंगी कि क्या पहले पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा था जो अब सेकंड पोस्टमार्टम में नहीं आया, ये रिपोर्ट कितनी अलग है, उसका इंतजार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने बड़े ही बारीकी से इस पूरे केस को समझाया, और आज हमने जाना कि आखिर कई नई टर्म्स को भी हमने एक्सप्लोर किया, और ये भी जाना कि इस पूरे केस में आखिर क्या क्या चीज़ हो रही है। इस पूरे केस को लेकर हम लगातार अपडेट्स लेकर आपके पास आते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी के साथ और इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट के साथ।